का सर। जी अरविंद जी। सर इतने विस्तार से आंसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपके विचारों को जानना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं और क्या क्या समस्याएं उसमें आ सकती हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है आत्मनिर्भर भारत का? आत्मनिर्भर भारत का है कि सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। 21st सेंचुरी बराबर हम कहते हैं कि भारत का है। 21st सेंचुरी आपके पास 21st सेंचुरी के में आगे बढ़ने के लिए वो हर चीज जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारी चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, आपके पास यूथ है, आपके पास जो बोलते हैं स्किल्ड लेबर्स हैं, आपके पास चीप लेबर है, आपके पास जो स्किल सेक्टर अवेलेबल चाहिए, वो सारी चीजें हैं। तो वो कोशिश सरकार की रहती है। और आपका सबसे बड़ी चीज है जो आपका मार्केट है। जो भी चीज आप कोशिश करेंगे तो उसको साधने के लिए आपके पास मार्केट है। पूरी दुनिया देखती है कि उसके पास स्किल्स है, उसके पास रिसोर्सेज है, बट उसके पास मार्केट नहीं है। इंडिया के पास मार्केट है। तो सरकार ने जो कोशिश, जो सरकार का फर्स्ट पिलर रहा है कि भाई कि ऐसी इकोनॉमी बनाओ जो एक क्वांटम जंप जो है और जो दिखे, जो जो इकोनॉमी, जो इसलिए उन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसलिए किया कि आप जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें आदमी को मौका मिलेगा देश के लोगों को काम करने का। और इसीलिए इसने इसका साथ साथ नारा दिया है कि आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट हो, मार्केट हमारे पास है और हम करने का मौका मिलेगा। तो सबसे बड़ा पिलर जो है, उसका पहला पिलर जो है आत्मनिर्भर का, वो है इकोनॉमी के बारे में। इसकी सरकार ने कि क्वांटम जंप होना चाहिए इकोनॉमी में, और वो सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऑफकोर्स अगर कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी देखें, जो कोविड के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्शन, तो इकोनॉमी जो है पहले था कि 8% CAGR जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अगर देखें GDP को, तो शायद 5 साल में हो जाता है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं 2025 तक अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो हमें कम से कम 10%, इसलिए कि जाहिर इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से हम एक डेढ़ साल पीछे हो गए हैं। पूरी दुनिया पीछे हो गई है। पूरी दुनिया को तकलीफ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान को तकलीफ है, लेकिन पूरी दुनिया पीछे हो गई, उसमें हम भी पीछे हो गए। जैसे कोविड ने पीछे धक्का दे दिया है ग्लोबल इकोनॉमी को, और इंडिया इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, तो पीछे एक डेढ़ साल पीछे हम चले गए। जहां मतलब डेढ़ साल पीछे जो GDP का साइज था, वही GDP का पर कैपिटा इनकम, सब चीज पे देखें तो शायद वही एक साल पीछे के हो जाएंगे, डेढ़ साल पीछे के। लेकिन फिर भी अगर हम उसको जिस तरह का स्कोप है हिंदुस्तान में, अगर उसको पूरे तौर से एक्सप्लॉइट करें तो हम 10% डबल डिजिट ग्रोथ भी अगर रखें तो हम 5 साल में, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन सजेस्ट that we can be a $5 trillion economy by 2025 if we are able to grow at the rate of 10% CAGR। तो वो फोकस है सरकार का। उसी को देखते हुए इकोनॉमी का साइज उन्होंने बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टॉप 3-4 इकोनॉमीज होना चाहिए। दूसरी चीज जो है, फोकस जो है, आपको पता ही है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा फोकस रखा है कि 103 लाख करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, कि वो बिल्कुल मॉडर्न इंडिया आइडेंटिफाई है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। सरकार ने बहुत क्लैरिटी के साथ इसको कहा है कि पूरे हर प्रदेश को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सरकार के साथ इंटीग्रेट करना। और सरकार ने 103 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने ऑलरेडी इसके बारे में अनाउंस किया। तो एक मॉडर्न जो है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसी जो है वो सरकार ने ऑलरेडी ये किया है। दूसरी बात कि जो आपने देखा बराबर प्रधानमंत्री जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करते हैं, तो एक दूसरे ये भी है कि बार बार जो है वो टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। और ये कटिंग जो एज टेक्नोलॉजी के बारे में बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री, जो उनका पेट सब्जेक्ट है कि वो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्टिविटी, जो उस पर उन्होंने फोकस किया है, उस पर हिंदुस्तान आगे है। लेकिन ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि हिंदुस्तान जो है उसको, वो प्रोसेस जो है वो ज्यादा ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, उस पर फोकस सरकार का है। और वो उस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कामयाबी, चाहे थ्रू पॉलिसी
अप्रोच थ्रू पॉलिसी और थ्रू अवेयरनेस, दोनों चीज के साथ सरकार उस पर कर रही है। फोर्थ पिलर जो है हमारे उसको डेमोग्राफी पे है कि हमारे पास यंग टैलेंट है, जो यूथ है 2025 से और 30 तक जो है, जो वर्किंग एज जो है, जिसको वर्किंग एज जो बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा दुनिया में जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की। दैट्स एन एसेट। अगर हम उसको सही से इस्तेमाल कर पाए तो उससे ज्यादा कोई प्रिविलेज है हम, और लेकिन इसलिए सरकार को इस बात की जानकारी है, सरकार जानती है कि ये नफी उनके जहन में है, इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है सरकार आत्मनिर्भर के लिए को ध्यान रखते हुए कि ये जो टैलेंट है, ये जो स्किल्स है, ये जो यूथ है, ये जो एनर्जी है हमारे यंग जो इंडिया के में, तो उसको कैसे उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, वो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव लिए ताकि वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं उसका पूरा पूरा जो विस्तार से फायदा उठाए। और पांचवी चीजें जो है वो डिमांड से, कि देखिए कि डिमांड हमारे पास क्रिएट होते रहना चाहिए। तो हमारे मार्केट, हम तो जानते हैं कि कंजम्पशन रिलेटेड इकोनॉमी, हमारे पास अपनी प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए लेकिन डिमांड बढ़ाने के लिए इस तरह की भी निश पॉलिसी इनिशिएटिव, चाहे स्टिमुलस देना हो, चाहे लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, चाहे आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, चाहे रूरल इकोनॉमी को ज्यादा ज्यादा बढ़ाने के, ताकि इनकम लेवल जो है हर लेवल पे हो। तो जाहिर जितना इनकम लेवल बढ़ेगा, जितना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की जारी चीजें बढ़ेंगी, तो नौकरी जनरेट होंगी, तो डिमांड भी बढ़ेगा, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम आएंगे। तो फिफ्थ पिलर जो इसका है वो डिमांड है। तो डिमांड जो है उस पर बहुत बड़ा फोकस है सरकार का, और वो डिमांड जो है वो आगे आने वाले दिनों में दिख भी रहा है कि डिमांड जो है बढ़ता जाएगा, और सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। कुछ ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अभी कोई उठाता नहीं है। मैं इसको बार बार जो है बोलने की कोशिश करता हूं कि मेरा ये अपना ख्याल है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पार्टी से और सरकार से इसके बारे में कभी इसके बारे में बोला नहीं गया, लेकिन मैं अपने हर प्रोग्राम में इसके बारे में चिंता जाहिर करता हूँ, और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से भी इसको बहुत डिटेल में कैलकुलेट करके उनको दिखाया है इस चीज को, कि अगर आप एक छोटा सा बैक टेस्टिंग करें 2005 में, जो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी जो हायर करती थी, उनका जो उस वक्त का जो एंट्री लेवल एक इंजीनियर की सैलरी थी, और आज 2020 में 15 साल के बाद जो इंजीनियर की एंट्री लेवल सैलरी, उसमें जरा सा कितना जो है CAGR जो ग्रोथ हुआ है। दूसरी चीज देखते हैं कि अगर पूरे फ्रॉम CEO, MD और जितने सारे एम्प्लॉयज हैं इन्फोसिस की, टू द प्यून, टॉप टू बॉटम, सारे का जो है बैलेंस शीट में जो आता है, बैलेंस शीट में देखिए कि वेटेड एवरेज पर पर्सन कितनी सैलरी आती है, वेटेड एवरेज सैलरी। और जब आप पूरी सैलरी जो कॉस्ट है उसको डिवाइड किया आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, तो आपको मिलता है कि इतने पर्सन इतनी सैलरी आती है। अगर उसको कंपेयर कीजिए एक कंपनी लाइक BPCL फॉर इंस्टेंस, जिसका मैंने एनालिसिस किया था, BPCL की बैलेंस शीट 15 साल से निकाली, और उसके जो एम्प्लॉइज के जो टॉप टू बॉटम में जो एम्प्लॉय कॉस्ट और उसके आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, तो आपको लगेगा कि BPCL की सैलरी तो आसमान छू गई। लेकिन इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो कहते हैं लोग बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत पैसा देती हैं, उनकी सैलरी जो है नेगेटिव है, जो उनको बहुत मार्जिनल ग्रोथ हुआ है। और अगर आप सीनियर लेवल, तो क्या होता है कि सीनियर लेवल पे जो है बहुत ज्यादा सैलरी होती है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन नीचे लेवल पे जो है एकदम कम सैलरी होती है, उनके नेगेटिव ग्रोथ होता है। अगर आप उसको एडजस्ट करें जो इन्फ्लेशन से, तो नेगेटिव ग्रोथ उनकी सैलरी में। तो ऐसा हम बार बार डिमांड करते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जब बोलते हैं कि सरकार को और टैक्स काटना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूं कि प्रॉफिट का पोर्शन जो है जो आप बना रहे हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ना बोनस देते हैं ना उनकी सैलरी बढ़ाते हैं। और मैं डेटा प्रेशर करता हूँ कि सरकार तो बराबर जनरस है सरकारी एम्प्लॉयज के लिए, टैक्स भी बेनिफिट भी देती है काम टैक्स पेयर्स को, लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है और जिसको सरकार ने हर तरह से प्रॉफिट बनाने के साथ साथ प्रॉफिट उनका जो उनके टैक्स रेट कम किए हैं, क्या उसका बेनिफिट जो है एक आम इसको एम्प्लॉय को जाता है? तो शायद अभी तक वो कल्चर नहीं आया है कि जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में होता है कि आप कंट्रीब्यूट करें तो 50% ऑफ द टॉप लाइन वो है, वो पूल एक पॉट बन जाता है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एम्प्लॉयज में।
यहाँ पर अभी तक नहीं। वो सिर्फ मालिक ही अपने पैसे बनाता है और ऊपर उसको प्रॉफिट में, और उसकी जिंदगी ठीक रहती है, वो बढ़ता जाता है नए प्रोजेक्ट की, लेकिन वो एम्प्लॉयज की चिंता कम करता है। तो वो बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जहां पर आज एक ऐसी डिमांड शुरू होनी चाहिए, मेरा अपना जाती तौर पर सोच है, ऐसी डिमांड जरूर होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल अप्रोच रखना चाहिए कि वो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या उस तरह से उनकी सैलरी बढ़ रही है, जिस तरह से सरकार डीए देती है इन्फ्लेशन को देख के, क्या वो उस तरह से उनका कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हैं, स्पेशली जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर रही उसकी मजबूरी हो सकती है, जो प्रॉफिट कर रही है सीएसआर के कर रही है, उनको एम्प्लॉयज के लिए प्रति भी उतना ही चिंतित होना चाहिए जो आज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो, उसके मैंने आपको ये बताए, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैंने डायग्रेस इसलिए किया कि इस चीज को मैं दिशा देना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट जो प्रोमोटर्स हैं उनके दिल में दिमाग में आनी चाहिए कि जब सरकार से डिमांड करते हैं टैक्स काटने की, तो सरकार उनको भी टैक्स, उनके प्रॉफिट में टैक्स में रियायत दे रही है, तो उसका सरकार इसलिए सोच रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होंगे प्लस एम्प्लॉयज वेलफेयर में खर्च होंगे। एम्प्लॉयज वेलफेयर के बारे में कम सोच हो रहा है बारिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, लेकिन एम्प्लॉयज और स्पेशली कोविड के बाद तो और ज्यादा होना चाहिए, जो स्पेशली कंपनी विच इज लार्ज, विच हैज स्ट्रांग सेटअप और स्ट्रांग बैलेंस शीट, स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, उनको कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज के बारे में थोड़ा और पैशनेट होके जेनरस भी होना चाहिए।